तो आज हम जो सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे वो होगा आप लोगों का एक तरह का जो पहला पेपर है वो जनाब आ जाता है एंडो और सीवीएस के कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज थे बच्चे जो हमको करने थे। आप लोगों को साथ साथ आंसर करना है ताकि मैं देख सकूं कि हाँ जी जनाब आप लोगों की क्या अपडेट थी, किस तरह आप लोगों ने जो है वो इस तरह का किया। अब आते हैं बच्चों इधर और पहले एमसीक्यूज की तरफ। अगर आप पहला एमसीक्यूज पढ़ते हो, अ 53-year-old patient with type 2 diabetes mellitus started treatment with canagliflozin by inhibiting the sodium glucose co-transporter OK in the proximal convoluted tubules of the kidney. Which of following physiological changes is most likely to be observed? हाँ जी, क्या होगा इसके अंदर? ऐसी मेडिसिन जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है बच्चों, तो आपने ये बताना है कि इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है वो क्या होता है। डिक्रीज यूरिन ग्लूकोज एक्सक्रीशन एंड वेट गेन, क्या ये होगा? क्या ये यूरिन की जो ग्लूकोज की जो एक्सक्रीशन होती है उसको कम करते हैं? आपने कहना नहीं, ये रॉन्ग है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं इंक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या ये होगा? ये भी गलत है। इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन एंड माइल्ड ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो सकता है। इंक्रीज इंसुलिन secretions एंड डिक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो एक तरह का सी बन रहा है। तो बच्चों सबसे पहले अभी हम आते हैं आप लोगों के टॉपिक की तरफ जिसको हम कहते होते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर ड्रग्स। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली आपके सोडियम ग्लूकोज जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यहाँ से बेसिकली आपके ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है और यहाँ से सोडियम जी यहाँ पे आपने कहना होता है कि एब्सॉर्ब करती है और वो ब्लड के अंदर जा रही होती है ग्लूकोज। क्या कहते हैं एक तरह के कहाँ पर जाती है, एक तरह की ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाती है। यार एक मिनट में ना, जस्ट 1 मिनट, एक लिंक शेयर करना था एक बच्चे को, मैंने किया नहीं है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं एंडोक्राइन पोर्शन की तरफ और यहाँ से हम कवर करते हैं फार्मा। अच्छा बच्चों, तो हमको ये देखना है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर काम क्या होता है। सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर बच्चों जो काम करते होते हैं ये करते किस तरह हैं। आपको ये पता हो कि आपकी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव जो ट्यूब्यूल्स होती है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर आपने कहना है कि यहाँ पे आपकी सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते होते हैं SGLT2। ये आपका काम क्या करते हैं, ये ग्लूकोज और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा के कहाँ लेके जाते हैं? आपने कहना है कि आपके ब्लड के अंदर लेके जा रहे होते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? आपके एक तरह के ब्लड के अंदर लेके जा रहे होते हैं बच्चों। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जो कि जनाब इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दे, तो जब ये आपके ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ग्लूकोज कहाँ जाएगी? आपने कहना है कि सारी की सारी जो ग्लूकोज होगी वो आपके एक तरह के यूरिन के अंदर चले जाएगी। जब सारी की सारी ग्लूकोज आपके यूरिन के अंदर जाएगी तो इसके नतीजे में आप क्या देखोगे कि ग्लूकोज आपके यूरिन के अंदर जा रही है। जब ग्लूकोज आपके यूरिन के अंदर जाती है तो एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि बैक्टीरिया लव विद ग्लूकोज। मतलब कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हो, वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो उसकी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर क्या हो सकती है, एक तरह की कैंडिडियासिस आप देख सकते हैं। आपने कहना वजाइनल कैंडिडियासिस के साथ फीमेल आपके पास प्रेजेंट कर सकती है, नंबर वन। नंबर टू, अब आप खुद सोचें कि जब ये पेशेंट्स आपका एक तरह का ग्लूकोज यूरिन के अंदर जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज खुद नहीं जाती बल्कि बहुत सारे वाटर को लेके जाती है, जिसके नतीजे में आपने कहना है कि जब बहुत सारा जो वाटर होगा, जो फ्लूइड होगा वो यूरिन के अंदर जाएगा तो आप इस कंडीशन को कहते होते हैं ओस्मोटिक डायूरेसिस। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? ओस्मोटिक डायूरेसिस। जब इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो कम हो जाएगा। जब आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो एक तरह का कम हो जाएगा तो इसके नतीजे में आप क्या देखोगे बच्चों? आप डिहाइड्रेशन या हाइपोटेंशन देख सकते हो। क्या देख सकते हैं? एक तरह का हाइपोटेंशन देख सकते हैं बच्चों। इसके नतीजे में आपने ये कहना होता है कि आपका एक तरह का ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर जीएफआर कम है, ऐसा बंदा जिसके अंदर जीएफआर एक तरह का कम है, तो उन बंदों के अंदर आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? एक मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर एक ऐसा बंदा है, जिस बंदे के अंदर आपने खुद देखा कि जीएफआर जस्ट इमेजिन करें कि आ रहा है जनाब आपका
30 आ रहा है जीएफआर, ठीक है, या एक तरह का 20 जीएफआर है। तो बच्चों आप खुद सोचो कि अगर 20 जीएफआर है तो फ्लूइड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत कम आ रहा है। जब यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो अगर आप ये मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करोगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो आपकी फिल्टर ही नहीं हो रही, समझ आ रही है। तो अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा फिल्टर हो रही होगी तो ये मेडिसिन एक्ट करेगी। तो आपने कहना होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर आपने कहना है कि जीएफआर आपका एक तरह का कम है, उस बंदे के अंदर हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए पहले बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे होते हैं। तो आपने कहना है कि वो पेशेंट, जीएफआर किन के अंदर कम होता है? जीएफआर उस बंदे के अंदर कम होता है जिसका किडनी का प्रॉब्लम हो। तो कोई ऐसा बंदा जिसका किडनी फेलियर है, जैसा कि किडनी सही तरह काम नहीं कर रहा, तो आप ये कह सकते हो कि उनके अंदर हम ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। तो सिंपल सी बात जो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि कभी भी अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर आप एक तरह का सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर ड्रग्स यूज़ करते हैं। कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? एक तरह की बच्चों आपने कहना है कि अगर हम एक तरह का सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर ड्रग यूज़ करते होते हैं, और इन मेडिसिन इस ग्रुप्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? आपने कहना जिलीफिजोन ग्रुप्स की ड्रग्स। कौन सी आपकी एक तरह की जिलीफिजोन ग्रुप्स की ड्रग्स आती हैं। ये जिलीफिजोन ग्रुप्स की ड्रग्स काम क्या करती हैं? आपने कहना है कि पहले नंबर पे ये जनाब आपकी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होती हैं बच्चों, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ से सोडियम और ग्लूकोज जो होता है इसकी रीअब्जॉर्प्शन होने नहीं देती। जब सोडियम और ग्लूकोज आपकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, जिसके नतीजे में ये ग्लूकोज कहाँ जाएगी? आपके यूरिन के अंदर जाएगी। तो आपने कहना ग्लूकोज अगर आपके यूरिन के अंदर जा रही है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होगा वो एट द साइड जहाँ पर ग्लूकोज होती है वहाँ पर आपका एक तरह का इन्फेक्शन करवाने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इस वजह से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो कि ग्लिजीफिजोन ग्रुप्स की ड्रग यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स क्या होता है? आपने कहना वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है, यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांस होता है। ये एग्जाम के अंदर कई दफ़ा बात रिपीट हुई है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर ग्लूकोज आपकी यूरिन के अंदर जा रही है तो ये ग्लूकोज आपके वाटर को अपनी तरफ खींचती है, और सोडियम भी आपका यूरिन के अंदर जा रहा है तो सोडियम भी जहाँ पर भी जाएगा वाटर उस जगह पे मूव करेगा। तो आपने कहना है कि वाटर और ये सारे का सारा कहाँ जाएगा? यूरिन के अंदर मूव करेगा। अगर ये सारे का सारा वाटर मूव करेगा तो इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखोगे? डिहाइड्रेशन देख सकते हो, आप हाइपोटेंशन देख सकते हो, यानी कि ब्लड प्रेशर कम है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरी ये बात है कि ये मेडिसिन एक्ट कहाँ पे करती है? इस जगह पे, ठीक है। तो अगर किसी बंदे का जीएफआर ही कम है तो अब देखो कि इस मेडिसिन को आप दे रहे हो तो कोई इफेक्ट होगा? आपने कहना नहीं होगा। तो अगर ऐसा पेशेंट जिसके अंदर जीएफआर कम होता है वो कौन से पेशेंट होते हैं? किडनी फेलियर के पेशेंट। तो आपने कहना है कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अगर आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है तो बहुत एहतियात से यूज़ करनी पड़ती है। देखें, ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन बच्चों ये आपका क्लियर हो गया। क्या करवाता है? एक तरह का यूटीआई करवा सकता है, वल्वोजाइनल कैंडिडियासिस करवा सकता है, डिहाइड्रेशन करवा सकता है, वेट लॉस करवा सकता है, उसके बाद ग्लूकोज फ्लो इन यूरिन, उसके बाद यूज विद क्वेश्चन द रेनल इंसफिशिएंसी। ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसमें से देखते हैं कि क्या है। तो आपका जो आंसर है, अ 53 ईयर ओल्ड पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद आपने कहना होता है कि एक तरह का start treatment with the canagliflozin by inhibiting the sodium glucose co-transport in the proximal convoluted tubule of the kidney. Which of following physiological changes most likely to be observed? Increase urinary glucose and mild osmotic diuresis। ये आपने कहना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखें बच्चों, 65 जितना भी इतना बड़ा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखो किसी भी जगह पर कि क्वेश्चन आपके पास आता है जिसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है बच्चों, तो आपने एक लाजमी अपनी बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है वो अपने लास्ट लाइन से स्टार्ट करनी होती है। लास्ट लाइन से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट लाइन पढ़नी होती है, उससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जो है ये आपसे पूछना क्या चाहता है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इनिशिएशन ऑफ द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। तो भाई ये कह रहा है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर को अगर आप यूज करते हो तो इसकी वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पहले नंबर पर बच्चों जो बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है? A 65-year-old woman with a type 2 diabetes mellitus and hypertension starting on the canagliflozin for the blood glycemic control। सेम वही बात, हमने वही मेडिसिन इस्तेमाल की। इसके अंदर the medication works by inhibiting the glucose reabsorption the proximal convoluted tubules leading to increased glucose in the urine। Okay, given the mechanism of this drug the patient must be monitored for the specific localized infection and volume changes। which of following complications most commonly associated with the initiation of the sodium glucose transporter inhibitor drug। तो आपको पता है कि क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो फ्लूइड को खुद निकालता है, तो फ्लूइड ओवरलोड तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर गलत हुआ। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इसका इससे लेना देना कोई नहीं होता। जे
ये आपकी जो आपकी डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग काम करती होती है वो जीएलपी-1 एनालॉग होती है या डीपीपी-4 इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं बच्चों। लैक्टिक एसिडोसिस नहीं, लैक्टिक एसिडोसिस कौन-सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? शाबाश, सारा बताते जाना है। लैक्टिक एसिडोसिस कौन-सी ड्रग का साइड इफेक्ट होता है बच्चों? बताएँ, शाबाश। आपने कहना होता है कि मेटफॉर्मिन जो होती है उसका एक तरह का साइड इफेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे फिर क्या होगा, एक तरह का वल्वोवैजाइनल कैंडिडियासिस, ये आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि बच्चों क्या है। देखें, which of following sets of physiological changes is most likely to occur as a direct result of this therapy? वो कह रहा है कि हाँ जी जनाब, कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह यूज की होगी, इसके नतीजे में क्या होता है। सबसे पहले, a 52-year-old woman with type 2 diabetes mellitus starting on metformin after lifestyle modification alone failed to reach the HbA1c goal। मतलब कि वो कहा कि एक बंदा है जिसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, मेटफॉर्मिन दी गई और उसके बाद उसके क्या हुआ, एक तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी की गई, लेकिन उसके अंदर HbA1c जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। This medication primarily work by activating AMPK, which leads to a significant reduction of the liver glucose production। ये हमें पता है कि हाँ जी जनाब, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसने बताया हुआ है कि एक तरह का आपने ये याद करना होता है कि आपका मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिसकी वजह से उसने कहा कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है लीवर से। एडिशनली इट इनहांस द इंसुलिन सेंसिटिविटी इन पेरिफेरल टिश्यूज। बिल्कुल, आपकी मेटफॉर्मिन जो होती है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी ज्यादा करती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को भी कम करवा देती है। थो इट डज नॉट स्टिमुलेट द पैंक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन। तो आपको पता है कि ये आपकी मेटफॉर्मिन जो होती है वो आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करती होती, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती है या ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। अब देखें, विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस मोस्ट लाइकली टू अकर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस थेरेपी। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वो ये कह रहे हैं। पहले नंबर पे आपने ये कहना होता है कि अगर कभी भी कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर आप मेटफॉर्मिन देखते हो या यूज करते हो, तो इसके अंदर आप क्या देखते होते हो। हम वन बाई वन इसके अंदर देखेंगे बच्चों कि अगर मेटफॉर्मिन हम यूज करते हैं तो मेटफॉर्मिन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता होता है। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मेटफॉर्मिन होती है ये आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जो होता है उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है। क्या करती है, एक तरह की ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। एक बात आपने अपने जहन के अंदर ये रखना है। पहले हम बल्कि मेटफॉर्मिन की तरफ आते हैं और इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आपका कहाँ आ गया बच्चों, एक तरह का मेटफॉर्मिन यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे हम मेटफॉर्मिन की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों कि एक तरह का, पहले नंबर पे आपने कहना है बच्चों कि एक तरह का मेटफॉर्मिन का काम क्या होता है। मेटफॉर्मिन आपकी वो ड्रग होती है जो कि आपके लीवर के अंदर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करती होती है। आपने कहना होता है कि ये ग्लूकोज से आपकी जो प्रोडक्शन होती है लीवर से, ये किस तरह काम करती होती है। आपका एक एंजाइम होता है जो कि आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का जो आपने मतलब कि आपने कहना है कि जिसको हम कहते होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरेल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया बच्चों, क्या कहते हैं, एक तरह का माइटोकॉन्ड्रियल, आपने कहना माइटोकॉन्ड्रियल एक बात, उसके बाद आपने कहना होता है ग्लिसरॉल, क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, ग्लिसरॉल। उसके बाद आपने कहना 3 फास्फेट, क्या कहते हैं एक तरह का 3 फास्फेट। ये काम क्या करता है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये काम क्या करता होता है बच्चों, आपने कहना है ये आपका बेसिकली ये काम करता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस करवाता है। क्या करवाता है, एक तरह का ग्लूकोनियोजेंसिस करवाता है बच्चों। अब देखिए, अगर आप मेटफॉर्मिन यूज करोगे तो मेटफॉर्मिन यूज करने की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपने कहना होता है कि एक तरह का आपकी जो मेटफॉर्मिन होती है वो ये काम करती होती है कि आपके एक और प्रोटीन को एक्टिव कर देती होती है जिसका काम क्या होता है, आपने कहना AMPK। ये आपका AMPK काम क्या करती होती है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, AMPK जो होता है वो बेसिकली इसकी स्टिमुलेशन को मेटफॉर्मिन ज्यादा करेगी, स्टिमुलेशन क्या करेगी, एक तरह की मेटफॉर्मिन ज्यादा करेगी। जब आपका AMPK ज्यादा हो जाएगा तो ये AMP क्या काम करता होता है, AMP का मतलब क्या होता है, AMP का मतलब होता है एक्टिवेटेड, आपने कहना होता है एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। क्या कहना है, एक तरह का एक्टिव मायोसिन प्रोटीन काइनेज आप इसको कहते होते हो। जब आपका ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो इसके नतीजे में बच्चों क्या होगा, आपने ये कहना होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देता है। जब आपको माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाएगा तो क्या ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस होगा, तो आपने कहना होता है कि आपका ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो आप क्या देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यू ग्लूकोज होगी वो फॉर्म नहीं होगी। तो पहले नंबर पे आपने कहना है कि न्यू ग्लूकोज आपकी फॉर्म नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि आपने कहना है कि 3 फास्फेट ग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो ब्लॉक हो गया है, ये आपने कहना है। और वो प्रोसेस जिसके अंदर न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेंसिस। तो आपने कहना ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस इनहिबिट हुआ तो न्यू ग्लूकोज आपकी नहीं बनेगी, तो ग्लूकोनियोजेंसिस का प्रोसेस इनहिबिट हुआ। नंबर 2 ये क्या काम करती होती है, नंबर 2 ये काम करती होती है बच्चों कि आपने कहना होता है कि ये आपकी ग्लूकोज को
पेरिफेरल टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देती होती है। कैसे? आपने कहना होता है कि ये आपकी मेटफॉर्मिन जो होती है, ये आपकी ग्लूकोज़ आपके मतलब के जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा करते हैं। अब आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर बच्चों पाए जाते हैं आपके GLUT4 रिसेप्टर्स। तो आपने कहना है कि ये मेटफॉर्मिन ये काम करेगी कि आपके GLUT4 के जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देगी। जब इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ग्लूकोज़ आपकी एक तरह की सेल के अंदर जाएगी। जब आपकी ग्लूकोज़ आपके सेल के अंदर जाएगी, तो आपकी जो ग्लूकोज़ का जो लेवल होगा, वो जनाब आपका क्या होगा, एक तरह का बच्चों कम हो जाएगा। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है, पेरिफेरल ग्लूकोज़ अपटेक क्या होती है, एक तरह की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को करती है, एक तरह की ज़्यादा करती है बच्चों। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्लूकागोन के इफ़ेक्ट को इनहिबिट करती है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ग्लूकागोन आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करता होता है? ग्लूकागोन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ये काम करता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ के लेवल को ज़्यादा करता है। लेकिन मेटफॉर्मिन क्या काम करेगी? आपके ग्लूकागोन के एक तरह के इश्यूज़ को आपके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को एक तरह का इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से आपकी ग्लूकोज़ क्या होगी, एक तरह की कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो मेटफॉर्मिन होती है, वो ये काम करती होती है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को ज़्यादा करती है। अब देखें, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज़ आपकी टूटती है, और अगर आपकी ग्लूकोज़ ज़्यादा टूट रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ग्लूकोज़ कम हो रही है। तो हमारा जो मेटफॉर्मिन यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो क्या है? ग्लूकोज़ को एक तरह का कम करना होता है। तो अब हम इस बात को मैं पूरे का पूरा एक तरह का रिपीट करता हूँ बच्चों। आपने कभी पूछना कि मेटफॉर्मिन क्या काम करती है, तो आपने क्या कहना है बच्चों कि मेटफॉर्मिन आपकी वो ड्रग होती है, ये बेसिकली नंबर 1 आपने कहना होता है कि आपका आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरेल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या कहते हैं, एक तरह का माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरेल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम काम क्या करता होता है? आपने कहना है कि ये एंजाइम बेसिकली आपका एक तरह का, आपने कहना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता होता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। तो आपने ये कहना है, ठीक है। अगर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा तो ग्लूकोज आपकी बनेगी बच्चों। अब आप खुद सोचें कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिसका नाम मेटफॉर्मिन है, तो वो क्या काम करेगी? आपने कहना है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरेल 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक किया। जब ये ब्लॉक हो गया तो क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ग्लूकोज क्या बनी? एक तरह की कम बनी। नंबर 1। नंबर 2, आपने मुझे ये बताना है बच्चों कि जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं वो क्या काम करते होते हैं? वो ग्लूकोज को लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, पेरिफेरल टिश्यूज के ऊपर आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ग्लूट4 रिसेप्टर्स। कौन से थे? एक तरह के ग्लूट4 रिसेप्टर्स। अगर आप मेटफॉर्मिन देते हो तो ग्लूट4 रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी होती है वो एक तरह की ज्यादा हो जाती है। जब आपकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो आपके ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा एक तरह का लेते हैं। तो जब आपकी ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स के अंदर जा रही है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर क्या हो रही है? एक तरह की कम हो रही है। नंबर 2। नंबर 3, जो बात आपने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है वो ये है कि आपको ये बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जो ग्लूकागोन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? ग्लूकागोन वो आपका हार्मोन होता है जो कि जनाब आपने ये कहना होता है जी एडिपोज टिश्यू, सॉरी आपने कहना ग्लूकागोन वो काम होता है जो आपने अपने जेहन के अंदर रखना है कि ग्लूकोज के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा करता है। ठीक है, ये आपको ज्यादा करता होता है। लेकिन अगर आप मेटफॉर्मिन दोगे तो ग्लूकागोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो एक तरह का इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो गया तो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगी? एक तरह की कम बनेगी बच्चों। आपने ये कहना होता है। इसके बाद आपने ये कहना होता है बच्चों कि जैसा कि मैंने ये सारा आपको बताया, आपके एक प्रोसेस होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यू ग्लूकोज जो होती है वो आपकी एक तरह की टूटती है। तो अगर आपकी ग्लूकोज टूट रही है तो आपकी ग्लूकोज जो बच रही है वो क्या बन रही है? ग्लूकोज आपकी कम बच रही है। तो आप ये कह सकते हो कि इन 4 मैकेनिज्म के जरिए आपकी मेटफॉर्मिन जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है? एक तरह की ग्लूकोज को कम करती है बच्चों। तो अगर आपकी ग्लूकोज कम हो रही है, इसके अंदर आपने कहना है कि इस तरह ये काम करेगी। दूसरे नंबर पे इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है? आपने ये कहना होता है कि ये आपके जीआईटी को अपसेट कर सकती होती है। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना होता है कि इसके नतीजे में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जब ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये किडनी को डैमेज करता है। तो वो लोग जिनको रेनल फेलियर हो, इस वजह से आपने उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो इस वजह से हम ये कहते होते हैं, एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि मेटफॉर्मिन को यूज़ करने से पहले कौन से टेस्ट लाजमी करवा लेने चाहिए। आपने कहना है कि आपके आरएफटी लाजमी करवाने चाहिए, क्रेटिनिन और उसके बाद यूरिया का लेवल लाजमी देखना चाहिए। अगर तो वो बढ़ा हुआ है तो आप मेटफॉर्मिन नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है और किडनी को और डैमेज करेगी। नंबर 3, जो बात आपने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती है? आपने ये कहना है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी करवाती होती है। विटामिन बी 12 की क्या करती है? एक तरह की डेफिशिएंसी करवाती है बच्चों। नंबर 4, ये क्या काम करती होती है? आपने कहना होता है कि बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जिनके अंदर जनाब आपको पीसीओएस हो और उसका वजन जो है वो बढ़ रहा हो। तो पीसीओएस के अंदर आपकी इनिशियल जो ड्रग है वो आपकी जो दी जाती है वो कौन सी होती है? एक तरह की मेटफॉर्मिन होती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी भी पूछा जाए कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो कौन सी होती है? वो भी मेटफॉर्मिन होती है। तो इस वजह से हम क्या देंगे? एक तरह की मेटफॉर्मिन होती है जो वजन को एक तरह का
काम करती है बच्चों। तो ये आपने याद रखना है। तो क्या मेटफॉर्मिन के बारे में सारी बातें हमने यहाँ पर जो पढ़ी हैं, अभी हम यहाँ पे रीड करते हैं। इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस 3 फास्फोडिहाइड्रोजिनेस हमने ये पढ़ लिया। इनहिबिशन ऑफ द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन इनहिबिट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगा। उसके बाद आपने कहना है पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक क्या होगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जीआई अपसेट होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, उसके बाद रेनल सफिशिएंसी होगी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी होगी, वेट लॉस होगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके अंदर हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब मेन चीज़ क्या है। तो देखिए बच्चों, उसने कहा कि आपका मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक तरह का इंक्रीज हेपेटिक हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो क्या ये करेगी? शाबाश, बताएं बताएं। पहला आपका आंसर ठीक है गलत है? जल्दी बताएं जल्दी। तो आपने कहना है कि पहला जो आंसर है वो एक आपका एक तरह का गलत हो गया। दूसरे नंबर पे बच्चों आप देखो, डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज मसल अपटेक, ये हो सकता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हाँ जी जनाब मसल्स को क्या करेगा, इस तरह का ये ग्लूकोज लेगी और ग्लूकोज की न्यू फॉर्मेशन को ये इनहिबिट कर देगी। दूसरा हो सकता है डिक्रीज मसल ग्लूकोज अपटेक, ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया बच्चों। इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी नहीं होगा। तो पहला जो आपका राइट आंसर है क्या बन रहा है, एक तरह का बच्चों बी बन रहा है। ठीक हो गया। अब हम आगे जाते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्या होता है, देखो बच्चों, a 67-year-old woman with type 2 diabetes mellitus switched to the from metformin to glipizide due to persistent GI side effect। एक पेशेंट आपके पास आता है, उस पेशेंट के अंदर आपके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो कि एक तरह के स्टमक के हैं और उसके अंदर उसने क्या किया, एक तरह का आपने कहना है कि एक तरह का मेटफॉर्मिन को इनहिबिट करके मतलब की जगह पर उन्होंने ये काम किया कि एक तरह का बच्चों आपने ये कहना होता है कि एक तरह का ग्लिप्सॉइड की मेडिसिन दे दी है। ग्लिप्सॉइड जो होती है वो सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग्स होती है। एज अ सल्फोनाइल यूरिया ग्लिप्सॉइड वर्क बाय क्लोजिंग द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम channel in pancreatic beta cells to stimulate the insulin release. Unlike metformin, which is a weight neutral and rarely cause low blood glucose sugar level, this new secretor Janice carrier a significant metabolic risk compared to her previous therapy, which of following adverse effect of this patient know the at much higher risk of the developing। तो पहले नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपने ये कहना होता है कि ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि जनाब आपकी सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग्स होती है। सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती हैं वो काम क्या करती होती हैं, आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि देखें आपका ये काम होता है कि एक तरह का आपने ये कहना होता है कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर जो पोटेशियम होता है बच्चों वो बाहर जाने लगता है। ठीक है, जैसे ही क्योंकि सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर जाने लगता है तो अगर आप सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग यूज करोगे तो वो पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक कर देगी। जब ये पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक करेगी तो पोटेशियम आपके सेल के अंदर बढ़ जाएगा। पोटेशियम के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सेल के अंदर क्या बढ़ी, डीपोलराइजेशन बढ़ी। तो आपने कहना पॉजिटिविटी बढ़ी। जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो इसके अंदर आपने कहना है कि सेल के अंदर डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब सेल के अंदर डीपोलराइजेशन होती है नंबर 1, तो इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, तो आपके सेल के अंदर क्या होगा कि जो आपके वेसिकल्स के अंदर एक तरह की इंसुलिन स्टोर होती है वो आपकी एक तरह की रिलीज हो जाएगी। तो आपकी इंसुलिन क्या होगी, एक तरह की रिलीज होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज हो रही है तो आप सबको पता होना चाहिए कि इंसुलिन के रिलीज होने की वजह से जो आपका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, आपने कहना हाइपोग्लाइसीमिया होता है नंबर 1। अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया वाला आपका ऑप्शन एग्जाम के अंदर ना दिया जाए, दूसरा दिया जाए, तो वो कौन सा हो सकता है, आपने ये कहना होता है बच्चों कि आपकी एक तरह की इंसुलिन क्या काम करती होती है, इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन भी करती होती है। तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए कि हाँ जी जनाब ये नहीं है तो क्या है, तो आपने कहना होता है कि एक तरह का जो इंसुलिन क्या होगी आपकी वेट के गेन को ज्यादा करेगी। तो वेट गेन में भी आपकी हेल्प करती है बच्चों। तो अगर कोई भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास पहले नंबर पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो बंदे के अंदर जिसका बीएमआई ज्यादा हो और उसके अंदर जनाब आपकी डायबिटीज मेलाइटस हो, तो आपने कहना मेटफॉर्मिन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि आपका एक तरह का बच्चों वो आपका आपने ये कहा जाता है एक तरह का बच्चों कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पेशेंट आता है, आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसका बीएमआई कम है और साथ उसको डायबिटीज मेलाइटिस है, तो कौन सी मेडिसिन देनी है, आपने कहना उसको हम देते होते हैं सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग्स, क्योंकि ये वजन को ज्यादा कर सकती है। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि अगर ये पोटेशियम आपकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर बहुत ज्यादा रहेगा तो पोटेशियम जो होगा वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। ये भी आपने अपने जेन के अंदर रखना होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें जी यहाँ पर जो काम होता है वो क्या है, आपने कहना होता है कि एक तरह का कि एक तरह का आपका एक रिएक्शन भी हो सकता है इसकी वजह से, जो सल्फोनाइल यूरिया की वजह से आपने कहना होता है उस रिएक्शन को हम कहते होते हैं डाइसल्फार रिएक्शन कहते होते हैं बच्चों। ठीक हो गया ये कि नहीं, ये आपने कहना होता है कि ये रिएक्शन आपका मोस्टली तब होता है जब फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हम यूज करते होते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या है, ये वाली, तो इसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोस्टली हम करते होते हैं दूसरे ग्रुप्स की ड्रग्स, ये आपको पता है सेकंड जनरेशन की ड्रग्स इस्तेमाल करते होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोज पोटेशियम चैनल इन पैंक्रियाटिक बीटा सेल मेम्ब्रेन, सेल डीपोलराइज, इंसुलिन रिलीज विया कैल्शियम इनफ्लक्स, आपको सारा बता दिया बच्चों। दूसरे नंबर पे क्या होता है, डाइसल्फाइड रिएक्शन विद द फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद आपने कहना होता है कि एक तरह का हाइपोग्लाइसीमिया करवाते होते हैं, रेनल सफिशिएंसी हो सकती है, वेट गेन करवाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे का क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बात लिखी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एक तरह का सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है बच्चों। मुझे ये बताएं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किस वजह से
से होती है? हाँ जी बच्चों, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है? तो आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी करवाता होता है वो होता है कि आपका मेटफॉर्मिन। सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया आपका ये बना दिया। वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस कौन करवाता है? शाबाश बच्चों, ये बताएं। जो कैंडिडियासिस करवाता है वो कौन करवाता है? आपने कहना है अभी हमने पढ़ा था सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाएगा एक तरह का बच्चों? आपने ये कहना होता है कि वो एक तरह का ये करवाएगा। पैंक्रियाटाइटिस कौन करवाता होता है? किसी को पता है? हम्म। हाँ जी बच्चों, पैंक्रियाटाइटिस किस वजह से हो सकती है? शाबाश। पैंक्रियाटाइटिस, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करे, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ज़्यादा कर रही हो, उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस के जो चांसेस होते हैं वो बच्चों एक तरह के ज़्यादा हो सकते हैं। क्या एक तरह के? उसकी वजह से आपके ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सिम्प्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया। आगे वाले क्वेश्चन को देखें कि आगे क्या क्वेश्चन है। Which of following is an expected clinical effect of this adding new drug or medication in her regime? कौन सी ड्रग है इस्तेमाल की गई है? A 45-year-old with a type 2 diabetes mellitus remain above HbA1c goals despite taking a maximum dose of metformin. Okay जी, to improve control SGL2 inhibitor is added which block glucose reabsorption the proximal convoluted tubules in addition to lowering the blood glucose level. This class of medication cause osmotic diuresis and mild volume depletion. हमें पता है जनाब। Which of following is an expected clinical effect of adding this new medication to her regime? क्या होगा इसके अंदर? ब्लड प्रेशर कम होगा, बोन मिनरल डेंसिटी होगी, नहीं ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद इंक्रीज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, फ्लूइड रिटेंशन है नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना होता है। आगे अब हमको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जनाब आपकी एक तरह की बोन मिनरल डेंसिटी को कम करती है। ऐसा कोई खास नहीं है कोई मेडिसिन का लिंक हो। इंक्रीज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको इंसुलिन करवा सकती है। फ्लूइड रिटेंशन जो करवाती है आपकी एक मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं कार्बोज, वो आपकी करवा सकती होती है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। कार्बोज की होता है वो एक तरह का फ्लूइड रिटेंशन करवाती होती है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। आगे देखें बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 76-year-old वीमन इज ब्रॉट टू हॉस्पिटल अनरिस्पॉन्सिव विद द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 34 आफ्टर स्किपिंग अ मील। सबसे पहले उसने क्या कहा कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना 34 आफ्टर स्किपिंग अ मील है। शी इनिशियली इंप्रूव विद द डेक्सट्रोज बट become confused again several hours later due to recurrent episode of the hypoglycemia। मतलब कि उसको दोबारा फिर क्या होगा? एपिक हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। उसके बाद आपने कहना कि इवन तक ग्लूकोज दी गई थी। दिस प्रोलॉन्ग इफेक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग टर्म इंसुलिन सेक्रेटोजेनेसिस that continues to stimulate the pancreas regardless of the glucose level. Which of the following medication is most likely cause of this patient's presentation? तो बच्चों हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि आपका क्या होगा? एक तरह का ग्लूबराइड हो गए। ग्लूबराइड जो होती है वो भी आपके ग्लिप्साइड के साथ आपने कहना सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग्स होती है, सेकंड जनरेशन है। इसके अंदर आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब एक तरह का मेटफॉर्मिन नहीं होगी, जिलिटाजोन नहीं होगी, कार्बोज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आगे क्या क्या है। आगे आपने कहना है 64-year-old woman with type 2 diabetes mellitus is brought to emergency department with a confusion, lethargy, smallness। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट रिवील हाइपोग्लाइसीमिया along with significant elevated C peptide level, ओके, इंडिकेटिंग हाई एंडोजेनस इंसुलिन प्रोडक्शन। आपने कहना है कि वही इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रही है, आपकी सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? दिस प्रेजेंटेशन टिपिकली फॉर मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट द पैंक्रियास सेक्रेट इंसुलिन unlike exogenous insulin which lacks C-peptide. Which of following anti-diabetic agent is most likely cause of this patient's current condition? तो आपका आंसर क्या होगा? सेम बच्चों आपने कहना सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग्स है। सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप्स की ड्रग क्या काम करती है? आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। अब आपने ये कहना होता है कि आपका एक तरह का एक्सोजीनस आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं हो सकता। बच्चों लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं हो सकता क्योंकि जब आप बाहर से इंसुलिन लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर से जो सी पेप्टाइड होता है वो पैदा नहीं होगा। इस वजह से आपने ये कहना होता है कि जब आपका सी पेप्टाइड पैदा नहीं होगा क्योंकि आप बाहर से इंसुलिन ले रहे होते हो। ठीक हो गया? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आए, ये क्या है। अगर फॉर एग्जांपल a 54-year-old woman with a BMI of the 31, okay, and HbA1c is 8.5 is diagnosed with type 2 diabetes mellitus, dietary changes are advised and metformin is chosen as the first line pharmacotherapy for glycemic control to avoid the rare but serious risk for lactic acidosis which laboratory test must be checked before starting this drug। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि कभी भी अगर आपने करवाना होता है तो आप क्या करवाओगे कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए बच्चों। तो आपने कहना है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जिसके अंदर आपने मेटफॉर्मिन स्टार्ट करनी है तो पहले आपने यूरिया क्रेट का लेवल चेक करना है। ये मैंने बताया। तो सीरम क्रेटिनिन का लेवल आपने लाजमी चेक करना है क्योंकि ये हो सकता होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। A 29-year-old woman with a secondary amenorrhea bilateral milky nipple discharge is found to have a 0.6 सेंटीमीटर pituitary mass on the brain imaging pharmacotherapy with the आपने कहना होता है। एक मिनट बच्चों रुकिएगा।
तो यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल 29-year-old women with secondary amenorrhea, bilateral milky nipple discharge is found to have a 0.6 centimeter pituitary mass on the brain imaging. Pharmacotherapy with the dopamine agonist such as the carbapenem or the bromocriptine is initiated to shrink the tumor and the normal hormone level. Which of following describe the primary mechanism of action of the medication used to treat the patient's condition? यानी कि वो कह रहा है कि कैबरगोलाइन और ब्रोमोक्रिप्टन जो होती है वो काम क्या करती होती है। यार सिंपल सी बात है कि इन्होंने ये काम करना होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल आप कैबरगोलाइन और ब्रोमोक्रिप्टन बच्चों यूज करते हो ना, तो ये मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करती होती है, आपने ये कहना होता है कि ये मेडिसिन आपके डोपामिन के लेवल को बढ़ा देती है। जब आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ता होता है तो डोपामिन जो होता है वो आपका एक तरह का बच्चों, आपने कहना होता है कि आपने कहना प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी कम हो जाती है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या कहोगे, इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमिक डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टिमुलेशन ऑफ द पिट्यूटरी डोपामिन रिसेप्टर्स, ये भी नहीं होगा। स्टिमुलेशन पिट्यूटरी डोपामिन रिसेप्टर्स का तो काम ही नहीं है, ये मेडिसिन आपका ये काम करती होती है। आगे क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स, नहीं। इनहिबिशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीशंस, ये भी आपका नहीं। तो आपका क्या है, शाबाश, क्या हो सकता है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो बच्चों आपने कहना होता है कि ये डोपामिन के रिसेप्टर को पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टिमुलेट करती है। जब डोपामिन जो होगा वो जनाब आपका स्टिमुलेट होगा तो इसके नतीजे में बच्चों आपने कहना होता है कि प्रोलैक्टिन जो होगा उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। ये आपने याद करना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या बनता है, एक तरह का बी बनता है बच्चों। ए नहीं बनता, ना ही सी बनता है, ना ही आपका एक तरह का डी बनता है, क्योंकि आपके डोपामिन का किसी तरह का कोई भी लेना देना आपके गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से नहीं है, बल्कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को जो इनहिबिट करता होता है वो प्रोलैक्टिन करता होता है, ना कि डोपामिन करता होता है। स्टिमुलेशन ऑफ द थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर की स्टिमुलेशन बच्चों तब होती है जब किसी पेशेंट के अंदर आपने कहना है कि हाइपोथायराइडिज्म हो। तो यहाँ पर तो हम हाइपोथायराइडिज्म किसी तरह की देख ही नहीं रहे। तो जब आपकी हाइपोथायराइडिज्म है ही नहीं तो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन ज्यादा नहीं होगी। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या बन रहा है, एक तरह का बी बन रहा है। आगे आ जाओ बच्चों के, आगे क्या होता है देखें। अ 65-year-old man present with a 5-year history of the worsening urinary frequency, hesitancy, and nocturia. Physical examination reveal a smooth symmetrical enlarged prostate without nodules. मतलब कि ये BPH का पेशेंट है। He started on a medication that inhibit the conversion of the testosterone to dihydrotestosterone. Okay जी, टेस्टोस्टेरोन को dihydrotestosterone के ऊपर क्या करता है, एक तरह की ये मेडिसिन इनहिबिट करती है। 6 months later, his prostate volume has significantly decreased. Which of following medication is most likely prescribed? यार बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके अंदर जो राइट आंसर बनता होता है वो आपका फाइनेस्ट्राइड होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है कि यहाँ पर ये गलती करते होते हैं। वो क्या, वो टेम्सोल्यूसिन को लगाते हैं आंखें बंद करके। देखिए पहले नंबर पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जी जनाब आप कौन सी मेडिसिन दोगे जो कि स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाती है। सिंपल सी बात है, आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि इसके अंदर वो ये कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील नहीं होता, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है उसका नाम होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, अब आप खुद इस बात को समझे कि वो मेडिसिन जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को एक तरह का इनहिबिट करती होती है, उस मेडिसिन का नाम होता है फाइनेस्ट्राइड मेडिसिन। ठीक हो गया। और ये मेडिसिन इसके अंदर तब्दील करेगी, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं। जब नहीं बनेगा तो सीमन जो होता है उसकी प्रोडक्शन भी आपकी कम हो जाएगी। ये भी बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो बेस्ट मेडिसिन है वो कौन सी होती है, एक तरह की बच्चों फाइनेस्ट्राइड होती है। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो दूसरी बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों, वो क्या होती है, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है बच्चों कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ये ना कहे, वो ये कहे कि आपके अंदर एक ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की गई जो कि आपका एक तरह का हाइपोटेंशन करवा सकती है और आपके स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाती होती है, तो बच्चों आपने ये कहना होता है कि वो मेडिसिन जो आपके आपके स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाती है और आपका हाइपरटेंशन करवाती होती है, उस मेडिसिन का नाम क्या होता है। आपने कहना होता है कि उस मेडिसिन का बेसिकली नाम होता है टेम्सोल्यूसिन। टेम्सोल्यूसिन आपके अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, क्या एक तरह की अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा जाता कि अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो अगर टेम्सोल्यूसिन आपकी अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है तो ये काम क्या करती होती है बच्चों। पहले नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा रिसेप्टर आपका क्या काम करते होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। यानी कि आपकी ये नॉर्मल ब्लड वेसल है तो अल्फा 1 रिसेप्टर क्या काम करेगी, आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। जब आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपने कहना आपका ब्लड प्रेशर का एक तरह का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होता है कि आपका अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है। जब आपका अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती बल्कि वैसो डायलेशन हो जाती है। जब आपकी वैसो डायलेशन हो जाती है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो आपने इस तरह इस सोच के मुताबिक आपने इसका जो राइट आंसर लगाना है वो क्या लगाना है बच्चों, आपने कहना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो एक तरह की कम हो जाएगी बच्चों और आपको ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। तो आपका टेम्सोल्यूसिन
आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, बल्कि आपका जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, एक तरह का फाइनेस्ट्राइड बनता है। अगर ये पूछा जाए बेथनीकोल हम कहाँ पे देते हैं बच्चों, बेथनीकोल आप कहाँ पे दे सकते हैं, शाबाश। अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बेथनीकोल देते हैं, तो आपका कहाँ पर बेथनीकोल दे सकते हैं, शाबाश। एनीवन, कोई बच्चा जानता है कहाँ पे आप देंगे, क्योंकि हमें बाकियों को भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों बाकी वाले जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग आंसर है, वजह क्या है बच्चों। हाँ जी, बेथनीकोल बच्चों आपको ये बात का पता होना चाहिए, ये हम देते होते हैं वेरी गुड आजम बच्चे, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर देते होते हैं, जिसके अंदर आपने कहना है कि ब्लैडर आपका फिल हो जाता है, यूरिन बंदे को आ नहीं रहा, ब्लैडर की प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं हो रही। ये आपका आपने कहना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको बीपीएच है, बीपीएच की वजह से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। उसके बाद आपने कहना होता है इसके अंदर पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो आपका ज्यादा देखने को मिलता होता है, यानी कि यूरिन करने के बावजूद भी ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है बच्चों, आपने ये कहना है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर दूसरी जो बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी होती है वो क्या होती है, आपने ये कहना है कि ये आपका एक तरह का डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी आपका दे सक होते हैं, जिसके अंदर आप ये कहते होते हो, ठीक है। तो बेथनीकोल वहां पे सल्डेनाफिल आप कहाँ पर यूज करते हो, कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है उसके अंदर आप सल्डेनाफिल यूज कर सकते हो, या एक ऐसा बंदा जिसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसके अंदर भी सल्डेनाफिल यूज की जा सकती है बच्चों। आगे क्वेश्चन की तरफ क्या आगे क्या, which of following medications are most likely responsible for this patient's finding। तो अच्छा बच्चों यहाँ पे देखना है कि फाइंडिंग्स के लिए कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये कहना है कि एक तरह का 62-year-old male with a heart failure present with a new onset of breast cancer and some bilateral breast enlargement। मतलब कि सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि ब्रेस्ट enlargement करवाती है, gynecomastia करवाती है। अब सबको पता है कि उसके बाद क्या है, he was recently starting with potassium sparing diuretic to improve his survival outcome। The patient explained that his symptoms are due to medications interfering the normal androgen receptors binding। Which of following is a medicine, आपने कहना spironolactone है। बच्चों spironolactone आपकी वो मेडिसिन होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती होती है, आपने कहना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की एल्डोस्टेरोन आपका रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाती है, पोटेशियम और H प्लस को आपको ब्लड से बाहर निकालती है। जब आपका एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा तो सोडियम आपके ब्लड के अंदर जाएगा नहीं, पोटेशियम आपके ब्लड और H प्लस आपके ब्लड से निकलेगा नहीं। तो इस मेडिसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हाइपरकलीमिया होता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। अगर इसको आप परसिस्टेंट वक्त पर बहुत ज्यादा लंबे अरसे से यूज कर रहे हो तो H प्लस आपकी बॉडी से जब नहीं निकल रहा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू आपने कहना है फिरोसामाइड आपके कौन से ग्रुप्स की ड्रग है बच्चों, शाबाश ये बताएं। फिरोसामाइड आपके कौन से ग्रुप्स की ड्रग है ये बताएं, जल्दी 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 जल्दी। फिरोसामाइड आपके लूप डायूरेटिक्स ग्रुप्स की ड्रग है। अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि आपकी ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो कि जनाब आपकी एक तरह की पल्मोनरी एडीमा के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा अगर किसी के अंदर हुआ है तो आप कहते होते हो कि आप फिरोसामाइड यूज कर सकते हो। अगर कभी भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको असाइटिस है, यानी कि अब्डोमिनल जो है वो जनाब आपने देखा फ्लूइड है, तो उसके अंदर आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हम एक तरह की फ्रोसामाइड यानी कि लूप डायरेटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर हाइपरकाल्सीमिया है, तो हाइपरकाल्सीमिया के अंदर आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, आपने कहना फिरोसामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी भी ये पूछा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड आपके कैल्शियम के स्टोन्स करवाती है, तो आपने कहना है कैल्शियम के स्टोन करवाने वाली जो ड्रग्स होती है वो भी फ्रोसामाइड होती है, क्योंकि आपको कहती है वो लूज कैल्शियम, वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को किडनी के अंदर भेजती है, यूरिन के अंदर भेजती है। कैल्शियम एक सल्यूट है, जब ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर जाएगा कंसंट्रेट यूरिन हो जाएगा, जब कंसंट्रेट यूरिन होगा तो इसके नतीजे में बच्चों आपने कहना है कि कैल्शियम स्टोन बनने के जो चांसेस होंगे वो एक तरह के ज्यादा होंगे। कैल्शियम आपने कहना होता है कि आपकी लूप डायरेटिक्स वो ड्रग होती है फ्रोसामाइड जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करती होती है, एक तरह की आपने कहना होता है कि एक तरह का बच्चों आपने कहना होता है कि ऑटोटॉक्सिक होती है। एक ये, दूसरा आपने कहना अमाइनो ग्लाइकोसाइड, आपने कहना एक तरह का अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वो भी होती है। अच्छा, आपने कहना एक तरह की अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी होती है, वो भी जनाब आपकी एक तरह की ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती होती है, ये आपने याद करना है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ये आपकी और क्या करवाती है, गोउट। एक दो चीजें आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों। अगर कभी पूछा जाए कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो हाइपोकाल्सीमिया हो गया, गोउट हो गया, हाइपरयूरिसीमिया हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस का लेवल बढ़ गया, तो ये कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की गई उस बंदे के अंदर, शाबाश। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप देखते हो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, गाउट हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब उसके अंदर आपका हाइपोकाल्सीमिया हो गया, तो कौन सी मेडिसिन, और बच्चों थायाजाइड डायूरेटिक्स है। थायाजाइड डायूरेटिक्स आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकाल्सीमिया करवाती है। थायाजाइड डायूरेटिक्स आपकी बॉडी के अंदर आपने कहना होता है कि हाइपर यूरिसीमिया यानी कि गाउट भी करवा सकती है, और थायाजाइड डायूरेटिक्स आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती है, एक तरह की डायबिटीज मेलाइटिस भी करवा सकती है हाइपरग्लाइसीमिया के लेवल को ज्यादा करके। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। स्पाइरोनोलैक्टोन आपने कहना अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकाल्सीमिया आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का हाइप आपका बॉडी के अंदर क्या करवा
बच्चों आवाज आ रही है? हेलो। नेट सर जी 3G आ रहा है नेट। हेलो। यार ये पता नहीं आजकल ना क्या होने लग पड़ा है नेट को। ये नेट कभी कभी से अब 3G आने लग पड़ा है, नेट ही एकदम चला गया। माशाल्लाह। अच्छा तो ये आपने देखना, चलो उतनी देर में आ जाएगा उधर से, उम्मीद तो है। अच्छा तो एक बात आपने अपने ज़हन के अंदर बच्चों ये रखनी है, ठीक है? भाई होश ही है, होश यूज करें। होश यूज कर रहा हूँ। अच्छा अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर ड्राई कफ है, तो कौन सी साइड इफेक्ट है, कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है, आपने कहना ए सिनिप्रिल यानी कि लिजिनोप्रिल हो सकती है, जो कि जिसका एक तरह का साइड इफेक्ट होता है, जो कि ये करवा सकती है बच्चों, ये आपने याद करना है, ठीक है? उसके बाद आपने ये कहना होता है ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो कि जनाब आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का, आपने कहना होता है कि ब्रेडिकाइनिन का लेवल को ज्यादा करती है, तो आपका पल्मोनरी एडिमा करवाती है, आपने कहना वो भी ए सिनिप्रिल यानी कि लिजिनोप्रिल हो सकती है। अगर कभी भी ये पूछा जाए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाती है, एक तरह की, आपने कहना इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवाती है, इम्पोटेंसी करवाती है, डिसलिपिडीमिया करवाती है, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है, अस्थमा के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मास्क कर देती होती है, वो कौन सी ड्रग है? तो आपने कहना होता है बच्चों वो मेटाप्रोलोल यानी कि बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर वो ड्रग्स होती है जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मास्क करती होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स वो होती हैं जो कि आपने कहना होता है कि कभी भी हमने एक तरह का वो ड्रग होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का इम्पोटेंसी करवाती है। आपकी वो ड्रग होती है जो कि जनाब आपने कहना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा के अस्थमा वाले बंदे को एक तरह का सवीयर करवाती होती है। बच्चों जो आप कह रहे हो सिल्डेनाफिल आपकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले पेशेंट के अंदर हम यूज करते हैं, ये याद रखना है। आगे देखें, अ 27-year-old फीमेल प्रेजेंट विद कॉन्ट्रासेप्टिव counseling and expresses interest in the starting of the combined oral contraceptive pills। यार इसको तो ओपन करो एक बार। बच्चे स्क्रीन इस वजह से शो नहीं हो रही कि नेट जो है वो नहीं हो रहा। एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बच्चा। सिग्नल ही नहीं आ रहे। माशाल्लाह 3G आ रही है। एक मिनट यार, मेट्रोला एक मिनट से। ये बाकियों का नेटवर्क भी इशू कर रहा है। नेट आ रहा है LTE लिखना है। वो तो गया है, अल्लाह करे कि चल जाए। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा बच्चों, अच्छा जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अच्छा जी यहाँ पे देखें, अ 27-year-old फीमेल प्रेजेंट विद contraceptive counseling and expresses interest in starting the combined oral contraceptive pills. She described a history of severe
headache, difficulty, seizure, shivering, zigzag, visual
अस्सलाम वालेकुम। यार एक बार ग्रुप के अंदर दोबारा मैसेज करने के ना दोबारा ज्वाइन कर लें एक बार। माशाल्लाह नेटवर्क जो है ना, हालांकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ यार, पहले हो अभी से होने लगा, ये कोई हफ्ता 10 दिन से। एक मिनट यार, इतनी देर में आधी डिस्कशन हो जानी थी यार। Recording in progress. Recording in progress. अच्छा बच्चों, अभी जो है वो हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कि फॉर एग्जांपल लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो कहाँ तक हमने किया था बच्चों। हाँ, यहाँ तक। देखें, फॉर एग्जांपल उसने कहा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन टू यूज ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन दिस पेशेंट। ओसीपीज को अगर आपने यूज करना है कि किस किस कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है ओसीपीज के यूज करने की, बच्चों बता सकते हो। तो आपने कहना होता है कि ओसीपीज को हम जहां पर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, एक बच्चों वो होती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी फीमेल को माइग्रेन विद हो रहा हो, एक बात। दूसरा, अगर किसी फीमेल की एज 35 से ज्यादा हो और साथ वो स्मोकिंग करती हो, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3, आपने ये कहना होता है कि अगर किसी भी फीमेल का जो बीएमआई है, वो ज़्यादा हो और साथ कोई ना कोई उसको, मतलब कि आपने कहना है कि थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक की हिस्ट्री हो। तो इन 3 कंडीशंस के अंदर तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो आपका यहाँ पे जो आंसर बनता है वो माइग्रेन विद हो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच मेडिकेशन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्या कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रिवेंट प्रेगनेंसी करती है, वो देखिए किसके बारे में पूछा है। A 26-year-old healthy woman decides to switch from progestin-only pill to a combined hormone contraceptive pill contained both estrogen and progestin। बच्चों वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक मेडिसिन दी गई जिसका नाम है ओसीपीज है। ओसीपीज यूज करने से एक बंदी के अंदर प्रेगनेंसी रुकी है। तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो बच्चों, कि आपने ये कहना होता है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो ये है, थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोजा ये है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैच्योर ओवम ये है, ये इनहिबिशन ऑफ द ओवुलेशन है ये है। अब इस बात को आपने खुद सोचना है बच्चों के, फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर हम ये देखते हैं कि एक तरह का नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बच्चों ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये आपकी बॉडी के अंदर एफएसएच और एलएच पैदा करता है। और उसके बाद आपने कहना है कि जो एफएसएच होता है वो एस्ट्रोजन पैदा करता होता है, ठीक है। अगर आप खुद सोचें कि अगर आप किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर ओसीपीज बाहर से देना शुरू कर देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, आप बाहर से दे रहे हो। तो ये आपका क्या काम करेगा, गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा बच्चों। जब आपका गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा ना बच्चों, तो इसके नतीजे में एफएसएच और एलएच पैदा ही नहीं होगा। जब आपका एफएसएच एलएच पैदा नहीं होगा, तो ये एफएसएच क्या काम करेंगे, आपकी फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं होगी। और एलएच क्या करता है, आपकी ओवोल्यूशन करवाता है। जब आपका एलएच पैदा ही नहीं हो रहा, तो ओवोल्यूशन क्या होगी, एक तरह की इनहिबिट हो जाएगी। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या काम करता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि ओवोल्यूशन को इनहिबिट कर देता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का क्या क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे लिखा 30-year-old women with a BMI of 35 present with infertility, irregular menstruation and excess hair growth on the upper lip due to chronic inhalation and unopposed estrogen exposure. She is at a significantly increased risk of specific type of malignancy. This patient is the greatest risk for which of following complication। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ये पेशेंट है कौन सा। ये पेशेंट जो है वो पीसीओएस का पेशेंट है। और एक बात आपने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि जो भी पीसीओएस का पेशेंट होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर किसी भी बंदे के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन दे रहा होता है, एक तो आपके ब्रेस्ट के ऊपर, दूसरा आपकी एंडोमेट्रियल के अंदर। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर पीसीओएस की
क्रोनिक पीरियड किसी के अंदर पीसीएस है तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन मेन होती है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, और दूसरा जो हो सकता है कैंसर वो कौन सा होता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना ब्रेस्ट कैंसर देखते होते हैं। तो ये दोनों कैंसर आपके देखने को मिलते होते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, अ प्री मेच्योर इन्फेंट हैज टेकिपनिया, पुअर फीडिंग, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसके अंदर मशीन लाइक मर्मर हो, जिसके अंदर जनाब प्री मेच्योर बेबी हो, जो हाई एल्टीट्यूड पर मदर रह रही हो, जिसके अंदर रुबेला इन्फेक्शन हो, ये चार चीजें किसी भी जगह पर आ जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, एक तरह का डक्टस आर्टरोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस है। विच फेशियल स्ट्रक्चर फेल टू क्लोज, डक्टस आर्टरोसिस, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखें, a 25-year-old man present with after a knife wound at the fifth intercostal space in the mid clavicular line. He becomes hypertensive and develops jugular venous distension and muffled heart sound. Which chamber is most likely injured? बच्चों इसमें कौन सा चैम्बर होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, या राइट एट्रियम होगा। बच्चों आपने ये कहना होता है कि यहाँ पर जो चैम्बर मोस्ट कॉमनली डैमेज होता है वो आपका कौन सा होगा, एक तरह का राइट वेंट्रिकल होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर कभी भी किसी को भी एक तरह का इंटीरियरली कोई भी एक तरह का नाइफ वगैरह लगे तो मोस्ट कॉमनली जो आपका चैम्बर डैमेज होता है वो कौन सा होता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना होता है कि आपका राइट वेंट्रिकल देखने को मिलता होता है, ये आपने कहना है। आगे देखें, अ मैन विद राइट डोमिनेंट कोरोनरी आर्टरी डेवलप इस्कीमिया ऑफ द एवी नोड। राइट डोमिनेंट है, ठीक है, और एवी नोड का इस्कीमिया हो गया है। कार्डिक शोज अक्लूजन ऑफ द artery supplying the AV node artery, which artery is most likely occluded। तो आप क्या कहोगे बच्चों, कौन सी होगी, तो आपने कहना होता है कि आरसीए या लगा सकते हैं या पीडीए लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आरसीए जो होती है वो उसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम पीडीए कहते होते हैं, और पीडीए जो होती है वो बच्चों आपने कहना होता है कि वो आपके एवी नोड को मेनली सप्लाई कर रही होती है। तो यहाँ पर जो आंसर वो एक तरह का आरसीए है। A 60-year-old woman with a chronic alcohol use present with the shortness of breath, auscultation reveals an S3 gallop. Okay. Echocardiography shows a dilation of the left ventricle, reduced ejection fraction. What caused the S3? आपको पता होना चाहिए कि S3 वो आपकी हार्ट साउंड होती है जो कि जनाब आपने कहना कि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होती है। एट्रियल कंट्रैक्शन के स्टिफ की वजह से S4 होना चाहिए। रैपिड फीलिंग ऑफ डायलेटेड वेंट्रिकल ये बिल्कुल S3 करती है। क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व आपने कहना होता है S1 करती होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोई ऐसी एक तरह की साउंड पैदा नहीं करती होती, तो आपका जो आंसर है वो एक तरह का रैपिड फील ऑफ डायलेटेड वेंट्रिकल, ये आपका करेक्ट आंसर है। अ 48-year-old मैन प्रेजेंट विद हेड bobbing, boundless pulse, bounding pulses and wide pulse pressure. A high-pitched diastolic murmur is heard at the left sternal border. Which of following best explain? बच्चा एओर्टिक रिगर्जिटेशन का ये केस है, क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आप बॉर्डिंग पल्स भी देखते हो, वाइड पल्स प्रेशर देखते होते हो, हेड बॉबिंग देखते होते हो, ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फाइज पेशेंट डाइज सडनली, ऑटोप्सी रिवील अ ट्रांसमिटर कोगुलेशन नेक्रोसिस विद एन अबंडेंट न्यूट्रोफिल एंड नो मैक्रोफेजेस, व्हाट डिड द एमआई अकर, व्हेन डिड द एमआई अकर। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप देखते हो कि डाई हो चुका है और उसके अंदर आपने देखना कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस है और वहां पे न्यूट्रोफिल्स है, तो कौन सा आंसर होगा, तो आपने कहना 1 to 3 डेज के अंदर बच्चों जो सबसे पहले जो सेल्स आते हैं न्यूट्रोफिल होते हैं, उसके अंदर हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी देख सकते हैं, और 1 to 3 डेज के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपकी पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन भी करवा सकते हैं, जिसको हम फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कह सकते हैं। तो आपका 24 आवर्स जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें बच्चों, अ पेशेंट विद rheumatic mitral stenosis develop progressive hoarseness, imaging shows left atrial enlargement for compressing a nerve, which nerve। बच्चों आपने कहना होता है कि ये रिकरेंट लारिंजियल नर्व होती है जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है, वो प्रेस होती है। राइट वेगस नर्व हो सकती है इसकी ब्रांच, रिकरेंट लारिंजियल नर्व फ्रेनिक नर्व हो सकती है, लेफ्ट रिकरेंट लारिंजियल नर्व। तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर है, लेफ्ट रिकरेंट लारिंजियल नर्व जो होती है वो बच्चों आपकी कंप्रेस हो रही है, और वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर आपका माइट्रल वाल्व की स्टीनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियल इंलार्जमेंट हो जाए, डिस्फेजिया हो जाए, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए, और इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो इसको हम कहते हैं तो ऑटनर सिंड्रोम कहते होते हैं। एक्सरे के अंदर स्ट्रेट बॉर्डर आता होता है। A patient with atrial fibrillation starting a medication that increase the vagal tone. A few days later he developed yellow vision and nausea. Which drug is responsible? बच्चों आपने कहना डाइजॉक्सिन होती है, क्योंकि डाइजॉक्सिन वो मेडिसिन होती है जो कि येलो विजन दिखाती होती है, आपकी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा करके हाइपो हाइपो मतलब कि ब्रेडिकार्डिया करवाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट आपकी कम होती है। A patient experiencing episodic chest pain at rest when transient ST segment elevation troponin level are normal. वी ड्रग प्रिवेंट दीज एपिसोड। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन और कार्डिक एंजाइम आपके नेगेटिव हो, इस कंडीशन को हम कहते होते हैं कि ये वेजोस्पास्टिक एंजाइना है। और वेजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इन सब में से जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो सिर्फ एक वह है नेफिडिपिन। तो आपने ये कहना होता है, आपका ये करेक्ट आंसर है। अ 70-year-old मैन हैज अ लेट पीकिंग सिस्टोलिक मर्मर एट द राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, ओके है। A echo shows left ventricular hypertrophy,
विच हेमाडोमेनिकल चेंजेस एक्सप्लेन दिस। बच्चों सिंपल सी बात है, आपने कहना होता है कि इस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है पहले नंबर पे राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। तो सिंपल सी बात आपने कहना होता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस है। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर आप क्या देखोगे, प्रीलोड आप काम देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो आपका कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम नहीं है, गलत है। आफ्टरलोड ज्यादा, आफ्टरलोड आपका तब ज्यादा होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, आपने कहना होता है कि इसका एक ऑपोजिट स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या होता है, कम होता है। अब हमने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या प्री लोड कम होगा या आफ्टर लोड ज्यादा होगा। शाबाश, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर आपको लगता है बच्चों, कौन सा? इंफीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का, नो ब्लड इन राइट एट्रियम। जी बच्चों, आपने कहना होता है कि इसके अंदर हमने कहना है कि प्री लोड आपका कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत लंबे अरसे से जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने कहना है कि प्री लोड क्या होगा, एक तरह का आपका कम हो जाएगा, क्योंकि प्री लोड इस वजह से कम होगा क्योंकि आपने कहना है कि आपका जो इंटरनल ल्यूमन है वो आपका कम हो चुका है इस वजह से। तो प्री लोड आपका करेक्ट आंसर है। आगे, अ 33 ईयर, अच्छा जी, अ 33 ईयर ओल्ड पेशेंट विद पास्ट अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन प्रेजेंट विद एन ओपनिंग स्नैप फॉलोइंग द डायस्टोलिक मर्मर। तो ये क्या हुआ बच्चों, एट द एपेक्स विच वाल्व इज इफेक्टेड। तो आपको पता है एपेक्स के ऊपर कौन सा वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व होता है। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, एपेक्स के ऊपर आपको माइट्रल वाल्व पाया जाता है, वो आपको लगाना चाहिए। अ पेशेंट विद acute MI become hypertension with cold extremities, cardiac output is low and systemic vascular resistance is high, which type of the murmur shock is this। सबसे पहले हमें ये पता होना, पेशेंट विद acute MI become hypertensive and cold extremities, cardiac output is low एंड सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इज हाई। तो बच्चों आपने कहना है कि वो कंडीशन जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट लो होती है और उसके बाद जो है वो आपने कहना सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक तो ये होगा नहीं होगा, तो आपने क्या कहना है, शाबाश, नहीं होगा ये। उसके बाद बच्चों आपने कहना, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि इसके अंदर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज ठीक है, उसके बाद आपने कहना होता है ब्लड प्रेशर भी कम, ये ठीक है। लेकिन उसने कहा अक्यूट एमआई, अक्यूट एमआई का आपके हाइपोवोलेमिया से क्या लेना देना। आपका हाइपोवोलेमिया तब होता है जब किसी बंदे के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री होती है या डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री होती है, या आपको ये कहा जाता है कि बंदे को डायरिया वॉमिटिंग यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो ये लगा सकता है, ये आपका नहीं आंसर सही। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी नहीं बनता, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर रेगुलर वेनस डिस्टेंशन होती है, हाइपरटेंशन होती है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है, बैक स्ट्राइड देखते होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो कार्डियोजेनिक शॉक। अ पेशेंट विद पेरिकार्डियल फ्यूजन हैज अ मोर देन 10 एमर्जी इन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर ऑन इंस्पिरेशन। तो ये क्या आपको पता है, ये पल्सिस पैराडॉक्सिस कहलाता होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ बच्चों, ठीक है। उसके बाद अ 58 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद इंक्रीजिंग यूरिनस यूरिनरी यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थर्स्ट, हिज सीरम सोडियम जो वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज लो डिस्पाइट डिहाइड्रेशन आफ्टर desmopressin administration his urine osmolality will increase, which of following is the most likely diagnosis। बच्चों ये है आप लोगों का एक तरह का सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट होगा जिसकी वजह से एडीएच पैदा नहीं हो रहा, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिन आपके बहुत ज़्यादा आ रहा है, और उसके बाद उसको वो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, और जब आपका फ्लूइड आपका ब्लड के अंदर जा नहीं रहा तो सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका सोडियम का लेवल 152 है, इस वजह से आपने ये कहना होता है। A 29-year-old woman comes to the office with episodic headache, उसके बाद palpitation, sweating। आपने कहना है कि ये जो पेशेंट है वो फियोक्रोमोसाइटोमा का, हार्ट ब्लड प्रेशर 175, मेटानेफ्रिन का लेवल बढ़ा हुआ, इमेजिंग शोज 3 सेंटीमीटर रीनल मास, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ द दिस कंडीशन। तो बच्चों आपने क्या आंसर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पेशेंट जिस पेशेंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा हो, तो फियोक्रोमोसाइटोमा का जो रीजन होता है वो क्या है, क्या मीजोडर्म है, क्या न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, क्या एंडोडर्म है, क्या सरफेस एक्टोडर्म है। शाबाश, हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका। अगर कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि हाँ जी जनाब इसका क्या आंसर है, तो आपने क्या कहना होता है। आपने बच्चों एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये सेम आपका क्वेश्चन आता होता है और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता होता है जिसके अंदर बंदा ये कहते होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना माइक्रोग्लाइल सेल्स, ये क्योंकि ये आपका न्यूरो के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। और इसकी जो एसोसिएशन है वो बताई जाती होती है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल फियोक्रोमोसाइटोमा हो तो ये एड्रीनल मेडुला का प्रॉब्लम होता है, और एड्रीनल मेडुला जो लिंक करता होता है वो किसके साथ होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के साथ होता है। कहाँ पर होता है, एक तरह का न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के साथ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, ये आपने याद रखना है। आगे देखें, अ 50-year-old मैन प्रेजेंट विद वेट गेन मसल वीकनेस एंड इजी ब्रूजिंग। ओके जी, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है, सीरम एवल्यूशन शोज 24 है, यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल, तो यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल का जो लेवल है वो भी आपका ज्यादा है। उसके बाद आपने कहना होता है कि शोज एलिवेटेड 24 है, यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल सुप्रेस एसीटीएच लेवल। उसके अंदर क्या है कि एसीटीएच लेवल जो एक तरह का सप्रेस हो गया है। तो बच्चों आपने कहना है कि अगर एसीटीएच का लेवल सप्रेस है, ठीक हो गया,
गया और उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ, वो कंडीशन जिसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हो, एसीटीएच का लेवल कम हो, इसको हम कहते होते हैं एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। उसने खुद कह दिया यूनिलेटरल एडिनोमा है। तो ये क्या हुआ, आपने कहना होता है कि ये जनाब आपका एड्रीनल एडिनोमा जो है ये आपका कॉज है, जो कि एंडोजीनस आपने कहना होता है कुशिंग सिंड्रोम है, जो कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम की एक टाइप होती है बच्चों। अ न्यू बोर्न इज इवैल्यूएटेड फॉर द मीडियस जेनिटलिया, लेबोरेटरी स्टडी शोज एलिवेटेड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड डिक्रीज कोर्टिसोल लेवल, ब्लड प्रेशर इज लो and potassium is elevated, which of following enzyme is deficiency in this patient। तो बच्चों आप क्या आंसर लगाओगे, शाबाश। क्या आप इसका 17 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी लगाओगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। 21 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी लगाओगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। या 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी लगाओगे। तो बच्चों आपने कहना 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हमने ये लगाना होता है, क्योंकि 21 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या करता होता है, आपकी बॉडी के अंदर आपने ये कहना होता है कि आपका कोर्टिसोल भी बनाता है और एल्डोस्टेरोन भी बनाता है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनेगा नहीं, और सारे का सारा जो पाथवे होगा वो जनाब आपके सेक्स हार्मोन बनाएगा, जिसकी वजह से हम बीजियस जेनिटिलिया देखते होते हैं। 56 ईयर ओल्ड वीमन रिपोर्ट फटीग, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ हर स्किन, लैब शोज हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, लो कोर्टिसोल, एलिवेटेड एसीटीएच, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज। तो बच्चों आपने कहना होता है कि ये वाला जो कॉज है वो है एड्रीनल इंसफिशियंसी का, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशियंसी। देखिए जब किसी भी बंदे के अंदर एड्रीनल ग्लैंड खराब हो जाएगा तो आपका एल्डोस्टेरोन पैदा होगा ही नहीं। जब एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं होगा तो सोडियम आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया देखेंगे, पोटाशियम आपके ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, हाइपरकलीमिया देखेंगे, लो कोर्टिसोल, एलिवेटेड एसीटीएच। इस वजह से कि जब किसी बंदे के अंदर कोर्टिसोल का लेवल कम होता है तो कंपनसेटरी जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा, जिसके अंदर एमएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, और ये एमएसएच हार्मोन हाइपर पिगमेंटेशन करवाता होता है। तो आपने कहना एड्रिनल डिस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखें 60 ईयर ओल्ड वीमेन हैज अ रिकरेंट किडनी स्टोन, लैब शोज 12 है, पैराथायराइड हार्मोन लेवल ज्यादा है, लो फास्फोरस है, बोन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड है। उसके बाद आपने कहना विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन डिसऑर्डर। आपने कहना है कि ये पैराथायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने कहना होता है अगर किसी बंदे के अंदर पीटीएच का लेवल भी बढ़ रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जनाब हाइपर कैल्सीमिया भी हो रहा है, फास्फेट का लेवल कम है, कैल्शियम अब पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर एस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा करके, आपने ये कहना अगर सीकेडी इसके अंदर होता तो सेकेंडरी था बिल्कुल, तो आपने लेकिन यहाँ पे सीकेडी मेंशन ही नहीं है। अ 28 ईयर ओल्ड रिपोर्ट इन इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन, बंदे को यूरिन ऑर्डिनेशन और थर्स्ट बहुत ज्यादा है, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो रहा है, सी पेप्टाइड का लेवल इसके अंदर बढ़ा हुआ है। पॉजिटिव क्या होता है, एक तरह का आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एंटीबॉडीज हैं। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। बच्चों आपने ये कहना होता है, ठीक हो गया, आपने ये कहना है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, क्योंकि आपका सी पेप्टाइड पैदा ही नहीं हो रहा। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने कहना। एक मिनट। यंग 28 ईयर ओल्ड मैन, इंक्रीज यूरिन थर्स्ट, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, हैज लो सी पेप्टाइड है, आपकी इंसुलिन पैदा नहीं हो रही, पॉजिटिव जेस्टेशनल एडी एंटीबॉडीज हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज आपका होना चाहिए, यंग एजड है, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑर्डर, मैच्योरिटी ऑनसेट है, ग्लूकोज ये नहीं है आपका बच्चों, टाइप 1 नहीं है। टाइप 1 आपने कहना कि डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक हो गया। अ 40 ईयर ओल्ड मैन विद MEN2A, आपने कहना होता है हैज अ थायराइड कैंसर, जेनेटिक जैसे रिवील रेट जीन प्रॉब्लम, रेट जीन का प्रॉब्लम है, MEN2A के साथ है। बच्चों आपने कहना कि MEN2A के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। MEN2A के अंदर आता है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, नंबर 1 आपने ये कहना होता है। ठीक है। MEN2A के अंदर बच्चों आपका आता होता है कि एक तरह का आपने कहना होता है कि एक तो मेडुलरी थायराइड कैंसर हो गया, दूसरा आपने ये कहना होता है कि आपका जो प्रॉब्लम हम देखते होते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा का भी देखते होते हैं। ठीक है बच्चों, फियोक्रोमोसाइटोमा का देखते होते हैं, ये आपने याद करना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर वो कौन सा, एक तरह का मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है। ठीक है बच्चों, मैं तेज इस वजह से करवा रहा हूँ कि टाइम बहुत हो गया है। ठीक है। और आपको पता है कि पहले जो भी डिस्कशंस हुई हैं वो आराम आराम से हुई हैं, लेकिन इसका आपको पता है कि रीजन क्या है। अब देखें 145 हो चुके हैं ऑलरेडी। A 39-year-old woman present with a monthly episode of sweating, tremors and confusion relieved by eating। इसके अंदर क्या हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक हो गया पहले नंबर पे, और ईटिंग के साथ हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाता है। लैब शोज लो ग्लूकोज, हाई इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। बच्चों आपने कहना है कि ये इंसुलिनोमा का पेशेंट है। इंसुलिनोमा का एक ट्राइएड होता है जिसको हम कहते हैं विपल, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होंगे, खाना खाने से हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाएगा, और सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ा हुआ होगा, आपने ये कहना। और हाइपोग्लाइसीमिया आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का मतलब हाइपोग्लाइसीमिया
खाना खाने से हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो गया और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स ये, तो और इंसुलिन का लेवल और सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ा होगा, तो इसके अंदर आपने कहना इंसुलिनोमा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या होता है कि एक तरह का 57-year-old वीमन प्रेजेंट विद हाइपरकाल्सीमिया, एलिवेटेड गैस्ट्रिक लेवल, रिकरेंट अल्सर। तो बच्चों आपने क्या कहना है कि अल्सर भी हो रहा है, हाइपरकाल्सीमिया भी है, किडनी स्टोन भी है, शी हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइन ट्यूमर, विच ऑफ कंडीशन इज बेस्ट। तो आपने कहना है कि ये क्या है, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो क्या बनता है। एलिवेटेड गैस्ट्रिन है, रिकरेंट अल्सर्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, हाइपरकाल्सीमिया है। जी बच्चों क्या बनता है आपका। आपने कहना MBN1 है, क्योंकि MBN1 इस वजह से है। आपने कहना होता है बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, MBN1 या MBN2 है, MBN2 है या MBN1 है। एक मिनट बच्चों, फॉर एग्जाम्पल MBN1 के अंदर होता है पिट्यूटरी की इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर पिट्यूटरी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लिखी हुई, ठीक है वैसे। और पिट्यूटरी की इन्वॉल्वमेंट, पैराथायराइड की इन्वॉल्वमेंट दो, और तीसरे नंबर पे हमने कहना होता है कि पेंक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट। पेंक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट लिखी है, जिसकी वजह से आपने कहना है गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ के रिकरेंट अल्सर बन रहा है, जिसको हम गैस्ट्रिनोमा कहते हैं, और गैस्ट्रिनोमा इसी के अंदर MBN1 के अंदर ही आता है। MBN2A के अंदर आपका गैस्ट्रिनोमा या पेंक्रियाटिक ट्यूमर नहीं आते होते, ये आपने याद करना, तो उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा आ सकता होता है, ठीक है। उसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा आ सकता है, उसके अंदर बच्चों पैराथायराइड हार्मोन का लेवल, पैराथायराइड कार्सिनोमा आ सकता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जिसको हम कहते होते हैं, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा आ सकता है। तो आपका जो आंसर है MBN1 है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? आगे आपने कहना है 62-year-old मैन विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, ठीक है। आपने कहना है प्रेजेंट विद मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, पोलीयूरिया, ब्लड प्रेशर 162, लैब शोज सोडियम का लेवल 148 है बच्चों, जो कि बढ़ा हुआ है, पोटाशियम का लेवल 2.9 है, बाइकार्बोनेट लेवल 35 है, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन लेवल इज एलिवेटेड, और रेनिन का लेवल कम है, सीटी स्कैन शोज यूनिलेटरल रीनल मास, विच रेनल फाइंडिंग इज मोस्ट एक्सपेक्टेड इन दिस पेशेंट। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का, आपने, आप शुरू करो मैं आता हूँ। आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो एक तरह का ज्यादा होता है, ठीक है। जब एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एड्रिनल एडिनोमा का ये पेशेंट है। तो एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर सोडियम के लेवल को ज्यादा करता है, पोटाशियम के लेवल को कम करता होता है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या कहना है, इंक्रीज H+ सक्रीशन इन अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपने कहना होता है, और क्रेनिन कम होगा। उसके बाद आपने ये कहना आगे, 66-year-old मैन प्रेजेंट विद बोन पेन, recurrent kidney stone, calcium is elevated, phosphorus is low and parathyroid hormone is high, which renal changes is most likely to occur। बच्चों आपने कहना होता है कि इसके अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म है। अगर किसी भी बंदे के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी। ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि अगर सेकेंडरी होता तो कैल्शियम का लेवल कम होता, फास्फोरस का लेवल आपका ज्यादा होता। तो आपने कहना है कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि 20-year-old मैन विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, हिज सीरम ग्लूकोज जो है वो 350 है, हैज ग्लूकोज यूरिया अकर बिकॉज रेनल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो होती है वो बिकम द एक्सीडेंट इन विच स्ट्रक्चर। तो आपने कहना है कि यार ये आपके प्रोक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल्स पे आपकी सारी की सारी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होगा बच्चों, तो ये आपने याद रखना है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे, बंदा पूछ सकता है, शाबाश बच्चों, क्लियर है। आज यार हमने काफी ज्यादा तेज की है रिवीजन, सीधी बात है, इतने ज्यादा स्पीड से। तो रीजन आपके सामने ही है कि क्या थी। बाकी मिलते हैं कल। कल आपको, हाँ मेन चीज था, इजी था। कल हिमा की डिस्कशन होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हर सब ने पार्टिसिपेट करना है। हिमा की डिस्कशन का टाइम जो होगा वो जल्दी होगा। ओके बच्चों, फी मान लो, अल्लाह हाफिज और टेक केयर।